हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे द साइंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस किताब के बारे में, जिसे लिखा है सोमबाथला ने। हम सब अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग सच में हाई परफॉर्मेंस तक पहुंच पाते हैं। वजह, ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। ये किताब उसी फर्क को समझाती है, कैसे दिमाग की वायरिंग, हमारी सोच, आदतें और एनर्जी मैनेजमेंट हमारी परफॉर्मेंस को बना या बिगाड़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि सफलता कोई जादू नहीं, एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसे कोई भी इंसान अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। जब हम हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करना, हर समय काम में डूबे रहना या दिन रात बिना रुके चलते जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल अधिक मेहनत करने से कोई व्यक्ति उच्च स्तर का परिणाम नहीं देता। असल में उच्च प्रदर्शन का मतलब है कम समय में साफ सोच, स्पष्ट योजना और केंद्रित ऊर्जा के साथ ज्यादा असरदार काम करना। यह कला नहीं बल्कि विज्ञान है। यह समझना कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप कैसे सोचते हैं और अपनी आदतों को कैसे नियंत्रित करते हैं, यही असली कुंजी है। जो लोग लगातार बेहतर परिणाम देते हैं वो किसी जादू या जन्मजात प्रतिभा के कारण नहीं देते। वे अपनी सोच, भावनाओं और दिनचर्या को इस तरह से ढालते हैं कि वे हर दिन एक निर्धारित दिशा में बढ़ते रहते हैं। उनका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं, बल्कि वे जानते हैं कि किस काम को कब और कैसे करना है। यह अध्याय हमें बताता है कि जो लोग साधारण से असाधारण बनते हैं उनमें एक खास सोच पाई जाती है। वे हर काम को सोच समझकर उद्देश्य के साथ करते हैं। वे सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाकर चलते हैं जो उन्हें रोज आगे बढ़ने में मदद करती है। मतलब यह है कि उच्च प्रदर्शन कोई रहस्यमयी गुण नहीं है, यह एक सीखा जा सकने वाला अभ्यास है। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, अपनी आदतों को मजबूत बनाएं और अपने समय व ऊर्जा का सही उपयोग करें, तो आप भी एक उच्च प्रदर्शन देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि ऊंचे स्तर का प्रदर्शन केवल खास लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके पास सही सोच, स्पष्ट उद्देश्य और अनुशासन है तो आप भी अपनी क्षमता से कहीं आगे निकल सकते हैं, वो भी बिना थकान या तनाव के। कई बार हम अपने ही बनाए हुए डर, शक और नकारात्मक सोच के जाल में फंस जाते हैं। हम खुद को बार बार यही कहने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम वैसे नहीं हैं या हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच जैसी है वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग वही दोहराता है जो हम उसे बार बार सिखाते हैं। इस अध्याय में सबसे अहम बात यह सामने आती है कि हमारा मस्तिष्क कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। यह एक जीवित, बदलने वाला अंग है जिसे हम हर दिन नई दिशा दे सकते हैं। इसे ही विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब आपका दिमाग खुद को नए अनुभवों और सोच के हिसाब से ढाल सकता है। जब हम नकारात्मक सोच को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता जाता है। पर अगर हम जानबूझकर सकारात्मक विचारों को अपनाएं, आत्मविश्वास से भरे वाक्यों को दोहराएं और खुद से सहारा देने वाली बातें करें, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग नई राह पर चलना सीखता है। यही है दिमाग को रिवायर करने की शुरुआत। सोच को बदलने के लिए कुछ आसान लेकिन असरदार तरीकों की जरूरत होती है, जैसे हर सुबह उठते ही खुद से सकारात्मक बातें कहना, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं या आज का दिन मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऐसी कल्पना करना जैसे आप पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हों, दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। यहां एक और बात जरूरी है, हमें अपनी पुरानी सीमित मान्यताओं को पहचानना होगा। जैसे अगर आपने कभी खुद से कहा हो कि मैं पब्लिक में बात नहीं कर सकता या मैं कभी लीडर नहीं बन सकता, तो वो सिर्फ सोच है, हकीकत नहीं। उसे पकड़कर बदलना शुरू कीजिए। दिमाग को रिवायर करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। आपको रोज रोज अपने विचारों की सफाई करनी होती है, जैसे हम अपने कमरे को साफ रखते हैं। धीरे धीरे वही विचार आपकी पहचान बनते हैं और वही पहचान आपके व्यवहार और नतीजों में झलकने लगती है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें कि मुझसे नहीं होगा, तो ठहरिए और सोचिए, क्या यह सच है या सिर्फ पुरानी आदत? अगर आदत है
तो उसे बदला जा सकता है। और जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो आप अपने जीवन का रास्ता भी बदल सकते हैं। यही असली ताकत है अपने दिमाग को दोबारा गढ़ने की। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान को एक जगह टिकाए रखना। हर तरफ नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कॉल्स और काम का दबाव चलता रहता है। ऐसे माहौल में मन को स्थिर रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर किसी इंसान को वाकई में गहराई से काम करना है, बेहतर परिणाम पाना है, तो उसे ध्यान और फोकस की ताकत को समझना ही होगा। ध्यान यानी अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को किसी एक काम पर लगाना। जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हो तो समय का भी एहसास नहीं रहता। यही स्थिति होती है जब आप अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर काम करते हो। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो और उन्हें संभालना सीखो। फोकस करना केवल मोबाइल को साइलेंट करने से नहीं आता। इसके लिए अपने दिमाग की आदतें बदलनी पड़ती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका ध्यान बार बार क्यों भटकता है। जब काम दिलचस्प नहीं लगता, जब थकान होती है या जब कोई अंदरूनी बेचैनी होती है, तब ध्यान तुरंत आसान और तात्कालिक सुख देने वाली चीजों की ओर चला जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटो। जब किसी काम को बहुत बड़ा मान लेते हैं तो मन डरता है और ध्यान टूट जाता है। लेकिन अगर उसी काम को 25 से 30 मिनट के हिस्सों में बांट लो, जैसे पोमोडोरो तकनीक में किया जाता है, तो दिमाग उस पर टिकने लगता है। साथ ही हर टुकड़े के बाद थोड़ा आराम देना फोकस बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान बढ़ाने का एक और तरीका है सुबह के समय का सही इस्तेमाल। दिन की शुरुआत में हमारा मन सबसे शांत और स्पष्ट होता है। अगर उस समय कोई रचनात्मक या कठिन काम कर लिया जाए तो न केवल काम बेहतर होता है, बल्कि दिन भर की ऊर्जा भी संतुलित रहती है। इसलिए सुबह की 1 से 2 घंटे की फोकस विंडो को बचाकर रखो। वो तुम्हारा असली खजाना है। ध्यान को मजबूत करने के लिए ध्यान साधना यानी मेडिटेशन भी बेहद असरदार तरीका है। रोज 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान देना या अपने विचारों को बिना पकड़े उन्हें आते जाते देखना दिमाग को शांति और मजबूती देता है। यह आपके ध्यान को अंदर से सधा हुआ और टिकाऊ बनाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फोकस कर पाना ही एक तरह की सुपर पावर है। जो लोग इस कला में माहिर हो जाते हैं वही कम समय में ज्यादा और बेहतर कर पाते हैं। तो अगली बार जब कोई काम करो तो कोशिश करना कि तुम्हारा पूरा मन, शरीर और ध्यान उसी में डूबा हो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी छुपी हुई ताकत है जो बस तुम्हारे ध्यान का इंतजार कर रही थी। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि भावनाएं अपने आप आती हैं और हम बस उनके आगे बेबस होते हैं। गुस्सा आया तो चिल्ला दिया, डर लगा तो पीछे हट गए, दुख हुआ तो टूट गए। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम थोड़ी समझदारी और अभ्यास से काम लें तो हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक बन सकते हैं। जब हम किसी चुनौती या परेशानी से गुजरते हैं तब सबसे पहले हमारी भावनाएं सक्रिय होती हैं। दिल तेज धड़कता है, सोच उलझ जाती है और शरीर तनाव में आ जाता है। ऐसे में अक्सर हम जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जो बाद में पछतावे की वजह बनता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस स्थिति में थोड़ा रुकें, सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। हर भावना के पीछे एक कारण होता है। गुस्सा अक्सर तब आता है जब कुछ हमारी उम्मीदों के खिलाफ होता है। डर तब आता है जब हम अनजान या असुरक्षित महसूस करते हैं। दुख तब होता है जब कोई चीज या इंसान हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है। अगर हम इन भावनाओं को समझ लें तो हम खुद को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। भावनाओं को काबू करने का पहला तरीका है उन्हें पहचानना। जब आप ये जानने लगते हो कि अभी आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप उस भावना से थोड़ी दूरी बना पाते हो। जैसे ही आप कह पाते हो कि हां, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा हूं, उसी पल से वो भावना आप पर हावी होना बंद हो जाती है। दूसरा तरीका है जवाब देने से पहले ठहरना। कई बार एक छोटा सा विराम, एक गहरी सांस या बस खुद से एक सवाल पूछ लेना कि क्या मुझे अभी बोलना चाहिए, या थोड़ी देर बाद हमारे पूरे रवैये को बदल सकता है। यही अंतर होता है भावनाओं के साथ बह जाने और उन्हें संभालने में। तीसरी बात है खुद से दया और समझदारी के साथ पेश आना। जब हम कोई गलती करते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं
तो खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन उस समय अगर हम खुद से यह कहें कि कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा, तो हम और मजबूत बनते हैं, ना कि कमजोर। जो लोग अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और सही दिशा में चलाते हैं, वही लोग मुश्किल हालात में भी स्थिर रहते हैं। वे दूसरों के साथ भी बेहतर रिश्ते बना पाते हैं और खुद को भी बेहतर तरीके से जान पाते हैं। याद रखो, भावना आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर किस तरह प्रतिक्रिया दी जाए, ये हमारे हाथ में होता है। और यही फर्क तय करता है कि हम अपने जीवन को तनाव से भरते हैं या शांति से जीते हैं। भावनाओं को काबू करना कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक अभ्यास है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमें भीतर से और मजबूत बनाता है। हम सब जानते हैं कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादातर समय बिना सोचे समझे पुरानी और अक्सर बेकार आदतों के सहारे जीते जाते हैं। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ना, हर छोटी बात पर टाल मटोल करना या जरूरी कामों को कल पर छोड़ देना। असल बदलाव तब आता है जब हम अपनी आदतों को जानबूझकर, सोच समझकर बनाते हैं, यानी इंटेंशनल हैबिट्स अपनाते हैं। इंटेंशनल हैबिट्स का मतलब है वो रोजमर्रा की आदतें जो हम किसी खास उद्देश्य के साथ अपनाते हैं। जैसे अगर आपका मकसद है कि आप ज्यादा फोकस्ड रहे, तो सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करना एक इंटेंशनल हैबिट हो सकती है। अगर आप शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो हर दिन 30 मिनट चलना या हल्की कसरत करना एक सोच समझकर बनाई गई आदत होगी। असल मुश्किल ये नहीं है कि हमें आदतें बनानी नहीं आती, बल्कि हम उन्हें बिना मंशा के बनाते हैं। आदतें तो अपने आप बनती जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें डायरेक्शन न दें, तो वही आदतें हमारी प्रगति को रोक देती हैं। इंटेंशनल हैबिट्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वो आपकी लाइफ को अपने आप सही दिशा में ढालने लगती है, बिना बार बार सोचने की जरूरत के। अब सवाल उठता है कि ऐसी इंटेंशनल हैबिट्स बने कैसे। सबसे पहला कदम है क्लैरिटी। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। वेग इरादे जैसे मुझे ज्यादा बेहतर बनना है या मुझे थोड़ा डिसिप्लिन्ड होना है काम नहीं करेंगे। आपको यह तय करना होगा कि मैं सुबह 7 बजे तक उठूंगा, मैं हर शाम 20 मिनट किताब पढ़ूंगा। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, उतनी ही साफ आदत बनेगी। दूसरी जरूरी बात है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। अगर कोई आदत हफ्ते में बस 1-2 बार हो रही है, तो वो स्थायी नहीं बन सकती। आपको उसे रोजाना या कम से कम एक तय समय पर दोहराना होगा। शुरुआत में छोटी आदतों से करना आसान होता है, जैसे सिर्फ 5 मिनट ध्यान लगाना या सिर्फ 1 पेज पढ़ना। धीरे धीरे वही आदत गहराई पकड़ती है। तीसरा कदम है अपने आसपास का माहौल अनुकूल बनाना। अगर आप सुबह की अच्छी आदत डालना चाहते हैं, तो रात को ही फोन दूर रखें, अलार्म पास में लगाएं और सोने का समय तय करें। हमारे आसपास का वातावरण हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करता है। अगर माहौल सहयोगी हो, तो नई आदतें बनाना आसान हो जाता है। इंटेंशनल हैबिट्स का असली कमाल तब दिखता है जब वे धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तब आप वो इंसान बन जाते हैं जो रोज वक्त पर उठता है, जो हर दिन कुछ नया सीखता है, जो काम को टालता नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी पूरी लाइफ को बदल देती हैं। याद रखिए, कोई आदत सिर्फ इसलिए नहीं बदलती क्योंकि आपने सोचा, बल्कि इसलिए बदलती है क्योंकि आपने सोचने के बाद रोज एक छोटा कदम उठाया। और जब ये छोटे छोटे कदम एक दिशा में लगातार बढ़ते हैं, तब आपका हर दिन इंटेंशनल बन जाता है। और आप भी। कई लोग टाइम मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, कैलेंडर भर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिन खत्म होते होते खुद को थका हुआ और अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असल समस्या समय की नहीं, ऊर्जा की होती है। अगर आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन शरीर थका हुआ है, दिमाग सुस्त है या मन परेशान है, तो वो समय कुछ काम का नहीं रह जाता। सच तो ये है कि असली टाइम मैनेजमेंट एनर्जी मैनेजमेंट है। मतलब ये कि आपको यह समझना होगा कि आपके दिन के किन हिस्सों में आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, और उस समय का उपयोग सबसे जरूरी और गहरे कामों में करना चाहिए। हर इंसान की बॉडी का एक नेचुरल एनर्जी साइकिल होता है। कोई सुबह 7 से 10 के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, तो कोई रात में बेहतर सोच पाता है। सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा
कि आप किस समय सबसे ज्यादा फोकस्ड और ताजा महसूस करते हैं। वो समय आपका असली प्रोडक्टिव टाइम होता है। बहुत बार लोग अपने हाई एनर्जी टाइम को ईमेल चेक करने, मीटिंग्स में बैठने या फोन स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं, जबकि इस समय का इस्तेमाल उन्हें उस काम में करना चाहिए जो सच में उन्हें आगे बढ़ाए, जैसे गहरी सोच, लिखना, कोई कठिन प्रोजेक्ट या कुछ नया सीखना। बाकी छोटे मोटे काम तो दिन के ऐसे हिस्सों में किए जा सकते हैं जब आपकी ऊर्जा थोड़ी कम होती है। एनर्जी मैनेजमेंट में नींद, खान-पान और ब्रेक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप रात को देर से सोए हैं, सुबह उठते ही फोन चेक करने लगते हैं, दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं और पानी तक नहीं पीते, तो आप चाहे जितना भी टाइम मैनेज करो, थकावट आपके साथ ही चिपकी रहेगी। छोटे छोटे ब्रेक लेना, हर 2 घंटे बाद थोड़ा चलना, गहरी सांसें लेना या बस आंखें बंद करके 2 मिनट बैठ जाना, ये सब आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं। ये कोई आलस नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीका है ज्यादा काम करने का। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो शरीर से नहीं, मन से थका देते हैं। इनसे थोड़ी दूरी बनाना भी एनर्जी बचाने का एक तरीका है। तो अगली बार जब आप सोचो कि टाइम नहीं मिल रहा, तो खुद से पूछो, मेरी एनर्जी सही दिशा में जा रही है या नहीं? क्योंकि जब आपकी ऊर्जा सही जगह लगेगी, तो कम समय में भी आप बहुत कुछ कर पाओगे। और यही है असली हाई परफॉर्मेंस की शुरुआत। समय को नहीं, अपनी ऊर्जा को संभालो। हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई अच्छी नौकरी, बिजनेस में तरक्की, शरीर को फिट बनाना या खुद को बेहतर इंसान बनाना। इसके लिए हम अक्सर लक्ष्य यानी गोल्स बनाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी है? नहीं। असली ताकत तब आती है जब हम सिर्फ लक्ष्य तय नहीं करते, बल्कि उससे जुड़े अपने गहरे उद्देश्य को समझते हैं। लक्ष्य एक तरह से मंजिल बताते हैं, लेकिन उद्देश्य वो कारण होता है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार खींचता है। अगर आपका लक्ष्य है कि आप हर दिन सुबह 6 बजे उठें, तो वो सिर्फ एक समय है। लेकिन अगर उसका उद्देश्य यह है कि आप अपनी जिंदगी को नियंत्रण में लेना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य और समय को सुधारना चाहते हैं, तो वही उद्देश्य आपको बिस्तर छोड़ने की असली वजह देगा। कई बार हम बड़े उत्साह के साथ लक्ष्य बनाते हैं, प्लान भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। वजह यही होती है कि उस लक्ष्य के पीछे कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे हमारा दिल जुड़ सके। हम बाहर से कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से क्यों चाहिए, ये नहीं जानते। इसीलिए हर बार जब आप कोई नया लक्ष्य बनाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मुझे ये क्यों चाहिए? जब आपको इसका ईमानदार जवाब मिल जाएगा, तभी आप उससे जुड़ पाएंगे। और जब आप किसी उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, तो मुश्किलें, आलस और डिस्ट्रैक्शंस भी आपका रास्ता नहीं रोक पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़का कहता है कि उसे इंटरव्यू क्लियर करना है, तो यह एक लक्ष्य है। लेकिन अगर उसके भीतर यह भावना हो कि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है, अपने पापा की मेहनत का फल देना चाहता है, तो वही भावना उसे रोज पढ़ाई पर टिकाए रखेगी। तभी वो उस लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करेगा, चाहे मन हो या ना हो। यह भी जरूरी है कि लक्ष्य छोटे और साफ हो, लेकिन उद्देश्य गहरा और दिल से जुड़ा हो। जब लक्ष्य पूरा होता है, तो आपको संतोष मिलेगा, लेकिन जब उद्देश्य से जीने लगते हैं, तो आपको रोज नई ऊर्जा मिलती है। सिर्फ गोल सेटिंग से जिंदगी नहीं बदलती। आपको खुद से जुड़ना होता है, अपने क्यों को समझना होता है। और जब आप ऐसा करते हो, तो हर सुबह आप मजबूरी में नहीं, जुनून के साथ उठते हो। फिर आप सिर्फ लक्ष्य पूरे नहीं करते, खुद को भी नए स्तर पर ले जाते हो। इसलिए अगली बार जब आप कोई नया सफर शुरू करो, तो सिर्फ ये मत सोचो कि क्या चाहिए, सोचो कि क्यों चाहिए। क्योंकि लक्ष्य आपको दिशा देंगे, लेकिन उद्देश्य आपको चलते रहने की ताकत देगा। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी हालात हमारे मुताबिक होते हैं, तो कभी बिल्कुल उल्टे। कई बार मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, असफलताएं सामने खड़ी हो जाती हैं और लगने लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे समय में जो चीज इंसान को टिकाए रखती है, वो होती है रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से उबरने की ताकत। और जो चीज उसे आगे बढ़ाते रहती है,
वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार कोशिश करते रहना। रेजिलियंस का मतलब है हर ठोकर के बाद दोबारा खड़े होने का जज्बा। जब कोई सपना टूट जाए, जब लोग मना कर दें, जब हालात साथ ना दें, उस वक्त हार मान लेना सबसे आसान होता है। लेकिन जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, वो हर बार थोड़ा टूटकर भी खुद को जोड़ लेता है और फिर से कोशिश करता है। वही रेजिलियंस है। ये ताकत हमें खुद में खोजनी होती है और वक्त के साथ इसे मजबूत करना पड़ता है। रेजिलियंस का दूसरा पहलू है खुद से सवाल करना, सीखना और आगे बढ़ना। जब कोई चीज हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो जरूरी है कि हम उससे भागें नहीं, बल्कि समझें कि कहां कमी रह गई, क्या बदला जा सकता है और कैसे अगली बार बेहतर किया जा सकता है। ऐसे सोचने से ही रेजिलियंस भीतर से विकसित होती है। लेकिन सिर्फ रेजिलियंस काफी नहीं होती। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, तो हर बार फिर से शुरू करने में ही थक जाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, भले ही मन ना हो, भले ही रिजल्ट तुरंत ना दिखे। छोटे छोटे कदम अगर रोज लिए जाए, तो वो किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। कई लोग बहुत जोश में कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। वजह यही होती है कि उन्होंने कंसिस्टेंसी को आदत नहीं बनाया। जबकि सच्चाई यह है कि हर महान काम कंसिस्टेंसी से ही बना है। चाहे कोई लेखक हो, खिलाड़ी हो या बिजनेसमैन, उनके पास कोई जादू नहीं था, सिर्फ एक आदत थी, रोज थोड़ा आगे बढ़ने की। रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी एक साथ चले तो चमत्कार होते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान हर गिरने के बाद उठता भी है और रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत भी करता रहता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ऐसे लोग वक्त के साथ ना सिर्फ बेहतर बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बन जाते हैं। तो अगली बार जब हालात कठिन लगे, जब थकावट महसूस हो, जब लगे कि अब रुक जाना चाहिए, तो खुद से कहना, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं और मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि रेजिलियंस तुम्हें गिरने से डरने नहीं देगी और कंसिस्टेंसी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाकर ही मानेगी। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करे, ज्यादा सीखे, ज्यादा हासिल करे और अपनी मेहनत का पूरा फल पाए। लेकिन सिर्फ ज्यादा काम करना या हर समय व्यस्त दिखना असली तरक्की नहीं होती। सच्चा हाई परफॉर्मेंस तब आता है जब आप अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं और लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। इसके लिए जरूरी है एक सोच समझकर बना हुआ फ्रेमवर्क, जो आपकी मेहनत को सही दिशा में लगाता है। जिसे अपने रास्ते का पता नहीं होता, वो कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन शायद वहां नहीं जहां वो सच में जाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको ये क्लैरिटी हो कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज, वैल्यूज और पर्पस अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जब ये क्लियर होता है, तब डिसीजन मेकिंग आसान होता है और आप फालतू के डिस्ट्रैक्शन से भी बचते हैं। किसी भी काम को लंबे समय तक अच्छे से करने के लिए सिर्फ टाइम नहीं, सही एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं, पौष्टिक खाना खा रहे हैं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर रहे हैं और बीच बीच में ब्रेक्स ले रहे हैं, तो आपकी एनर्जी स्टेबल बनी रहती है। बिना एनर्जी के किया गया काम दिखता तो है, लेकिन उसका असर गहराई में नहीं होता। जब हम किसी काम को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करते हैं, तब उसमें मन नहीं लगता। लेकिन जब वही काम हमारे अंदर से जुड़े हुए पर्पस से जुड़ा होता है, तब हम उसमें दिल से लगते हैं। यही मीनिंगफुल पर्पस मुश्किल समय में भी आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता है। यही फर्क है बस काम करने और डीपली कनेक्टेड होकर काम करने में। कुछ लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम अचीव कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग कम समय में बहुत इंपैक्टफुल काम कर जाते हैं। फर्क इस बात में होता है कि वो अपना समय और एनर्जी किस चीज पर खर्च कर रहे हैं। अगर आप रोज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप फोकस के साथ करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरल रूप से बढ़ती है। मल्टीटास्किंग के बजाय सिंगल टास्किंग ज्यादा असरदार होती है। हाई परफॉर्मेंस का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इसमें कई बार फेलियर, डिस्कंफर्ट और चेंज का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो हर सेटबैक से कुछ सीखते हैं और फिर से खड़े होते हैं।
यही है रेजिलियंस और करेज, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाकर ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। इस तरह हाई परफॉर्मेंस कोई 1-2 दिन का हसल नहीं, बल्कि एक सोच समझकर अपनाया गया लाइफस्टाइल है। यह आपके सोचने, जीने और काम करने के तरीके का संतुलन है। जब आप हर दिन क्लैरिटी, पर्पस और एनर्जी के साथ जीते हैं, डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाते हैं और इंटेंशनली काम करते हैं, तब आप ना सिर्फ बेहतर रिजल्ट्स पाते हैं, बल्कि एक फुलफिल्ड लाइफ भी जीते हैं। यही सच्चा हाई परफॉर्मेंस है, अंदर से निकला हुआ, डिसिप्लिन से बना हुआ और कंसिस्टेंसी से चलाया गया एक जर्नी जो सिर्फ सक्सेस नहीं, सेटिस्फैक्शन भी देता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही सोच, सही सिस्टम और सही आदतें भी जरूरी हैं। हाई परफॉर्मेंस कोई सुपर पावर नहीं है जो किसी खास इंसान के पास हो। यह हर उस इंसान की अपनी बनाई हुई ताकत होती है जो रोज थोड़ा बेहतर बनने की ठान लेता है। बस याद रखो, क्लैरिटी रखो कि करना क्या है, एनर्जी को संभालो ताकि थको नहीं, और पर्पस से जुड़े रहो ताकि रास्ते में मोटिवेशन बना रहे। बाकी कंसिस्टेंसी और करेज आपके हर सपने को हकीकत बना सकते हैं। अगर ये बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसे थोड़ा बूस्ट चाहिए, और कमेंट करके बताओ कि आपकी सबसे बड़ी टेकअवे क्या रही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो